नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका टेक्निकल क्लास में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस अपडेट्स को। भारत के 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट एएमसीए को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। दरअसल ऐसा कहा जा रहा है कि जो एएमसीए नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर्स और इसकी जो 5 प्रोटोटाइप्स एयरक्राफ्ट बनाए जाएंगे नई फैसिलिटी एक नई निर्माण सुविधा में, जो कि तमिलनाडु डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में बनाई जाएगी। और ये जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर होगा, यहाँ पर 20 एयरक्राफ्ट पर ईयर यानी कि हर साल बनेंगे और इसकी कुल लागत है 15,000 करोड़ रुपए। और इसके अलावा अगर 110 किलो न्यूटन का इंजन प्रोग्राम भी शुरू होता है तो इसके लिए जो कुल लागत आएगी वो आएगी 12,000 करोड़ रुपए की। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स पूरी तरह से कमिटेड है कि वो 40 एएमसीए मार्क 1 और 80 एएमसीए मार्क 2 फाइटर जेट्स को खरीदेगी, जिसके लिए अलग से 550 करोड़ रुपए पर यूनिट कॉस्ट भी सामने आएगी, जो कि एक सेपरेट डील के माध्यम से की जाएगी जब ये फाइटर जेट्स अपने निर्माण चरण में पहुंच जाएंगे। लेकिन दोस्तों, अगर एएमसीए मार्क 1 का ऑर्डर फिर से दिया भी जाता है तो भी ये भारत की जो 42 यानी कि 42 कॉम्बैट स्क्वाड्रन्स हैं उन्हें पूरा नहीं कर पाएगा। लेकिन इतना तो जरूर है कि एएमसीए के प्रोडक्शन रेट जो है वो बढ़ा हुआ होगा, क्योंकि जो 20 एयरक्राफ्ट है वो पर ईयर के हिसाब से वो लोग डिलीवर करेंगे और ये प्रोग्राम बिल्कुल तेजस की तरह धीरे धीरे आगे नहीं बढ़ेगा, बल्कि अपने समय के हिसाब से और अपने डेडलाइंस के हिसाब से आगे बढ़ेगा। इजरायली एयरोस्पेस कंपनी अब नॉर्थ अफ्रीका के देश मोरक्को को भारत और इजराइल के द्वारा संयुक्त रूप से बनाई गई बराक 8 यानी कि बराक 8 मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को बेचने के लिए तैयार है। यह मिसाइल दुश्मन के एयरक्राफ्ट को ध्वस्त कर सकती है 70 किलोमीटर की रेंज के अंदर, और इसका जो नौसेना का संस्करण है उसे स्पेशली डिजाइन किया गया है नौसेना के युद्धपोतों को सुरक्षा देने के लिए। और ये शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज जो एयरबॉर्न थ्रेट्स होते हैं, जो कि लो और हाई एल्टीट्यूड से आ सकते हैं, उनके खिलाफ यह मिसाइल बेहद दमदार है। बराक 8 को आपको मालूम ही है संयुक्त रूप से डीआरडीओ और इजराइल ने मिलकर बनाया है। राफेल मरीन फाइटर जेट जो फ्रांस की नेवी का है वो भारत पहुंच चुका है और ये आइनस हंसा नेवल बेस पर पहुंचाया गया है। ये परमाणु क्षमता वाला एयरक्राफ्ट अब आज से अपनी क्षमता का प्रदर्शन करेगा शोर बेस्ड टेस्ट फैसिलिटी से। आपको बता दें कि मरीन वर्जन वाला ये जो राफेल एम है वो रीइंफोर्स अंडर कैरेज और नॉइस व्हील और साथ ही एक बड़ा एस्टर हुक के साथ है और इसमें लैडर भी इंटीग्रेटेड है। अधिकारियों का कहना है कि राफेल एम का जो डायमेंशन है उसके हिसाब से 14 राफेल एम आइनस विक्रमादित्य के डेक पर आसानी से फिट किए जा सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अगर अमेरिका के F-18 सुपर हॉर्नेट की बात करें तो उसके केवल 10 यूनिट्स को ही डेक पर फिट किया जा सकता है और F-18 आइनस विक्रमादित्य के लिफ्ट पर भी फिट नहीं हो पाएगा, भले ही इसके फोल्डिंग विंग्स क्यों नहीं हो। हालांकि भारतीय अधिकारियों ने कहा कि राफेल एम एक बहुत अच्छा फाइटर जेट होगा भारतीय नौसेना के लिए, क्योंकि ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स भी इसका इस्तेमाल कर रही है। दोस्तों, चाइना को काउंटर करने के लिए 6 देशों ने, जिसमें कि भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कनाडा और साउथ कोरिया हैं, इन्होंने सी ड्रैगन 2022 सबमरीन हंटिंग एक्सरसाइज को वेस्टर्न पैसिफिक में शुरू किया और इस अभ्यास में मैरीटाइम रिकॉग्निजेंस एयरक्राफ्ट और अन्य उपकरण भी शामिल रहे, जिसमें हर वो चीज शामिल है जो कि समर्ज टारगेट्स को ट्रैक कर सकती है, इवन अमेरिका के सबमरीन्स को भी। और इन 6 देशों ने आपस में मिलकर रणनीति, ट्रेनिंग और कम्युनिकेशन का आदान प्रदान करने के तरीकों को भी साझा किया ताकि किसी भी दुश्मन का मुकाबला किया जा सके। इंडियन आर्मी ब्रिगेड के राइजिंग स्टार कोर ने इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग एक्सरसाइज की है इंडियन एयरफोर्स के अपाचे हेलीकॉप्टर्स के साथ, जिसमें कि इंडियन आर्मी ने कहा कि इस एक्सरसाइज में ऑपरेशन पैरामीटर्स में संयुक्त रूप से कम्युनिकेशन और मैन्युवरिटी का अभ्यास किया गया और अपाचे हेलीकॉप्टर्स ने आर्म फाइटिंग व्हीकल्स और इन्फेंट्री के साथ भी कम्युनिकेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। दोस्तों, भारत और चीन लद्दाख सेक्टर में डिसएंगेजमेंट पर अगले दौर की सैन्य वार्ता की तारीख पर सहमति नहीं बना पाए हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि चीन ने भारत के इस प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया है, जिसमें कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर संघर्ष के बाकी के क्षेत्रों को एक ही बारी में हैंडल किया जा सकता है। इससे पहले 10 अक्टूबर को चुशुल मोल्दो सीमा बैठक बिंदु पर दोनों पक्षों के वरिष्ठ सैन्य कमांडरों के बीच 13वें दौर की बातचीत शुरू की गई थी। बताया जा रहा है कि इसके बाद भारतीय पक्ष ने एजेंडा आइटम के साथ अगले दौर की बातचीत के लिए कई प्रस्ताव भेजे। इन प्रस्तावों में भारतीय पक्ष ने कहा कि देप्सांग और चुमार के बीच सभी संघर्ष के बाकी के क्षेत्रों को सैन्य कमांडरों के बीच बातचीत में सामूहिक रूप से निपटाया जाना चाहिए ताकि LAC के लद्दाख सेक्टर में पीछे हटने की प्रक्रिया लागू हो सके। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स भी सामने आ रही है जिसमें कहा जा रहा है कि चाइना इसके लिए बिल्कुल सहमत नहीं हो रहा है। भारत की ओर से हर प्रस्ताव पर उसकी प्रतिक्रिया हमेशा से अलग रही है और उसके गोल पोस्ट बदलते रहते हैं। ऐसे में इस बात को भी भारतीय सेना को गंभीरता से लेना चाहिए। दोस्तों, अगला अपडेट भी चाइना को लेकर आ रहा है। जिस तरीके से मैंने आपको डिफेंस अपडेट में बताया था कि चाइना ने रोबोटिक सैनिक तैनात किए हैं, दरअसल इस बात की पोल अब खुल चुकी है। हालांकि दोस्तों, जो भी अपडेट हमारे पास आता है हम उसी अपडेट को बनाते हैं, लेकिन
कई बार उन अपडेटों में संशोधन भी करने की जरूरत पड़ जाती है। और ऐसे में एक जो नई खबर सामने आई है इनकी रोबोटिक आर्मी को लेकर, दोस्तों आपको बता दें कि चीन की मीडिया जिस तरीके से दावा कर रही थी कि उन्होंने भारत से मुकाबला करने के लिए सीमा पर रोबोटिक सैनिक तैनात किए हैं। हालांकि सेना से जुड़े सूत्रों ने बताया कि सीमा पर ऐसा कोई रोबोटिक सैनिक नजर नहीं आया। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि इन रोबोटिक सैनिकों की तैनाती से चीनी सैनिकों को अत्यधिक ठंड से बचने में मदद मिलेगी। दोस्तों ये दूसरा साल आ चुका है जब चीनी सैनिक भारत से लगी सीमा पर कड़ाके की ठंड में तैनात रहने के लिए अपने आप को मजबूर कर रहे हैं। अमेरिका के खिलाफ चीन और रूस जो एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर तो जरूर चलते हैं, लेकिन अब इनके बीच सब कुछ सामान्य नहीं है। दरअसल रूस ने चीन को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, परमाणु पनडुब्बी और लड़ाकू विमानों की तकनीक तक भी दी है, लेकिन वो साथ के साथ चीन के दुश्मन देशों को भारी मात्रा में हथियारों की सप्लाई कर रहा है। इन्हीं हथियारों के दम पर ये देश अब चीन को आंख भी दिखा रहे हैं। दरअसल चाइना भी दोस्तों रशिया के व्लादिवोस्तोक शहर पर अपना दावा करता है। दूसरी तरफ पूर्वी चीनी सागर और पश्चिमी प्रशांत महासागर में ड्रैगन विस्तार का इरादा रखता है। ऐसे में रूस ये जानता है कि अगर चीन को वो अपनी तरफ से पूरी छूट देता है तो वो उसकी सीमा पर कुछ भी नापाक हरकत कर सकता है। यही कारण है कि रूस उन देशों को लगातार हथियारों की सप्लाई कर रहा है जिनकी चीन के साथ पुरानी दुश्मनी है, जिसमें कि भारत, वियतनाम, म्यांमार की जो नागरिक सरकार है, इंडोनेशिया और मलेशिया शामिल है। इन सभी देशों के साथ चीन के सीमा और समुद्री विवाद है। एशिया में चीन का सबसे बड़ा दुश्मन भारत है और भारत और चीन रशियन हथियारों के सबसे बड़े खरीदार हैं। कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर दोनों देशों के बीच भविष्य में ऐसा होना, लेकिन अगर युद्ध होता है यानी कि युद्ध लड़ा गया तो दोनों तरफ से रूस के हथियार आमने सामने होंगे। रूस ने हाल ही में भारत को अपने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी शुरू की है। इसके अलावा रशिया और भारत के बीच AK-203 राइफल के निर्माण पर भी अंतिम मोहर लग चुकी है। रूस ने चीन की तरह भारत को हर वो सैन्य हथियार बेचा है जिसकी डिमांड भारत ने रशिया से की थी। इसके अलावा वियतनाम और चीन का भी आपस में जो दुश्मनी है वो जग जाहिर है और ऐसे में चीन और वियतनाम के बीच न सिर्फ दक्षिणी चीनी सागर बल्कि जमीन पर भी विवाद है। वियतनाम ने विदेशों से खरीदे गए सैन्य हथियारों का 84% हिस्सा रशिया से आता है। दरअसल अमेरिका के बाद रूस सबसे ज्यादा हथियारों को बेचता है। इसके पीछे का सबसे बड़ा वजह यह है कि जो रूस का सैन्य हार्डवेयर है वो अमेरिका और यूरोप के ऑफर किए गए जो हथियार हैं उनकी तुलना में सस्ते और टिकाऊ होते हैं और रशिया भी पश्चिमी निर्यातकों के विपरीत वस्तु विनिमय के जरिए भुगतान स्वीकार करने के लिए हमेशा तैयार भी रहता है। ऐसे में जो संबंधित देश हैं यानी जिन्हें हथियार खरीदने हैं उन्हें डॉलर में भुगतान नहीं करना पड़ता और अपने सामान की एवज में रूस के हथियारों ने मिल जाते हैं। दूसरी बात यह है कि अमेरिका निजी हितों के अनुसार अक्सर दूसरे देशों के हथियारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा देता है, जबकि रूस जब चाहे तब हथियारों की आपूर्ति करने के लिए तैयार रहता है। और रशिया को भी कहीं ना कहीं डर लग रहा है क्योंकि इसके पीछे का रीज़न दोस्तों ये है कि चाइना जैसा देश अमेरिका को जो कि सुपर पावर है उसे टक्कर देने के लिए सामने खड़ा है। ऐसे में रशिया को भी वो टक्कर देने के लिए खड़ा हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे रशिया चाइना को उलझाने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ तो वो उसके साथ दोस्ती दिखा रहा है तो दूसरी तरफ वो उसी के दुश्मनों को हथियार बेच रहा है ताकि किसी भी तरीके की नापाक हरकत उसके एरिया में ना कर सके चाइना। तो ये सबसे बड़ा सिनेरियो जो निकल कर आता है। तो रशिया भी माइंड गेम खेलता है चाइना के साथ। वैसे आपको क्या लगता है दोस्तों, इस नीति के पीछे क्या कारण है रशिया का? मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। तो दोस्तों ये तभी के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब है, आपका कोई सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता है वीडियो के साथ, ख्याल रखिएगा अपना। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।